दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए में दिया है कि द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द मैक्सिमम हीट। मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले जो क्षेत्र में क्या है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। वहीं रीजन दिया है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यह आपका स्टेटमेंट था और रीजन था। पीछे आपका दिया होगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। देखिएगा कैसे, ये जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा है ना, बोला गया है कि कर्क और मकर रेखा के बीच वाले जो क्या है, सभी अक्षांशों पर क्या है, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकता है, जिसमें इस क्षेत्र में क्या होता है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो स्टेटमेंट इसलिए आपका ए और आर क्या है, दोनों सही हैं और आर ए की क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। लिखा है कि चूज द स्टेटमेंट विच इज या आर करेक्ट अबाउट द साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा या से कथन सही और है और उनका चुनाव कीजिए। स्टेटमेंट ए दिया है कि लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इन 21 जून। दक्षिणी जो गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। स्टेटमेंट बी है कि शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है 21 जून को होता है। स्टेटमेंट सी में कह रहा है कि इक्वल डे एंड नाइट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर 21 मार्च एंड 23 सितंबर। मतलब कि 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। और ये सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए कि ये सारे स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो इसका जो ये ऑप्शन ए कह रहा है कि ओनली सी, ऑप्शन बी ओनली ए एंड बी, ऑप्शन सी है कि ओनली ए एंड सी और ऑप्शन डी है कि ओनली बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ओनली बी एंड सी। बी और सी क्या है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कैसे सही है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है जो कि 21 जून को होता है। और 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ओनली बी एंड सी वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप टू इज नोन एज। शैल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि रॉक फॉर्मेशन, मतलब कि सेल निर्माण। ऑप्शन बी रॉक साइकिल, सेल चक्र। ऑप्शन सी रॉक ट्रांसफॉर्मेशन, सेल परिवर्तन। ऑप्शन डी है कि रॉक डीकम्पोजिशन, मतलब कि सेल अपघटन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉक साइकिल, मतलब कि शैल चक्र। शैल का एक प्रकार से क्या है, दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने वाले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शैल चक्र कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, मतलब कि महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है वेव्स, तरंगे, ऑप्शन बी टाइड्स, ज्वार भाटा, ऑप्शन सी ओशन करेंट्स, महासागरीय धाराएं, ऑप्शन डी सुनामी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्वार भाटा, जो दिन में क्या है 2 बार लयबद्ध रूप से महासागरीय जल का उठना और क्या है गिरना, क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। अगर आपने 6 या 7th की ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें ये चैप्टर दिया है टाइड का, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे लोगे। सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, कुछ भी आपका बाहर से नहीं आएगा, तो इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, आंसर अपने आप करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कौन से क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन पेयर वाले क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये रीजन दिए हैं क्षेत्र के नाम, और ये ग्रासलैंड है, घास स्थल। फर्स्ट दिया है कि नॉर्थ अमेरिका, मतलब कि उत्तरी अमेरिका। सेकंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में ये प्रेरी है, ये मतलब आपको इसी में से करेक्ट करना है ना कि मतलब ये पेयर सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। तो सेकंड है कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जो इस यहाँ पे डाउन्स के घास स्थल है। थर्ड है कि सेंट्रल एशिया, मतलब कि मध्य एशिया, यहाँ पे स्टेपीज, इसने पेयर जो बनाया है। फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि वेल्ड, यहाँ पे वेल्ड घास स्थल है। फिर दिया है नीचे कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा मैच है ये आपको बताना है। उपयुक्त में से कितने जो युग्म है सही सुमेलित है, ये सारे ऑप्शंस हैं। कि ऑप्शन ए है कि ओनली फर्स्ट पेयर, ऑप्शन बी है कि ओनली सेकंड पेयर जो भी है, ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी है कि ओनली 3 पेयर, और ऑप्शन डी है कि ऑल 4 पेयर्स, सभी चारों युग्म। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो उत्तरी अमेरिका में है ना, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका में जो है यहाँ पे डाउन्स नहीं है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में जो है यहाँ पे ग्रासलैंड जो घास स्थल होते हैं वो वेल्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है आपका सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में क्या होता है, स्टेपी होता है, तो ये आपका करेक्ट है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ये वेल्ड यहाँ पे दिया, तो ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड नहीं होता, वेल्ड घास का मैदान नहीं होता, यहाँ पे डाउन्स घास का मैदान होता है, ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, तो आपका जो पेयर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 2 पेयर क्या है, केवल 2 युग्म सही है। देखिए कौन कौन सा, फर्स्ट वाला और आपका ये थर्ड वाला सही है, और ये सेकंड और फोर्थ क्या है, ये गलत है। ठीक, तो ओनली 2 पेयर क्या है, सही है। और मैं बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है, वेल्ड पाया जाता है, मैंने आपको बताया। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं, वो डाउन्स पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट आंसर, 2 ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग सुनामी, सुनामी के बारे में है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से आने वाली जो सुनामी का क्या है, पहला संकेत, इंडिकेशन क्या है उसका, कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कि अप्रोचिंग वाटर ऑन द कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, मतलब आता हुआ जल है। ये जो स्टेटमेंट बी क्या है कि विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। स्टेटमेंट सी है कि ह्यूज वेव अप्रोचिंग द कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग। और ऑप्शन डी है ह्यूज वेव विथड्रॉइंग फ्रॉम द कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा,
मतलब कि जो विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, ठीक है। और ये जो सुनामी शब्द होता है ना, सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, जो क्या है, शब्दों में सू मतलब अर्थात जो मतलब बंदरगाह और नामी और इसको विनाशकारी लहरें कह सकते हैं, से मिलकर के क्या है, बना हुआ है। और ये कौन सा शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी आने का पहला जो संकेत है वो है तटीय क्षेत्र, जो है तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। कमी आ जाना ही क्या होता है, पहला सुनामी का पहला संकेत होता है, पहला इंडिकेशन होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि वेयर डू वी फाइंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं, ये आपको बताना है, किस मंडल में मिलते हैं। देखिएगा, फर्स्ट है लिथोस्फीयर, ए ऑप्शन, जिसको स्थल मंडल कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन बी है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल कहते हैं इसको हिंदी में। सी है एटमॉस्फेयर, इसको वायुमंडल है। और ये डी है बायोस्फीयर, जो कि जैवमंडल इसको कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बायोस्फीयर, जैवमंडल, ठीक है। जलमंडल जो है, जलमंडल, स्थलमंडल और क्या है, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ये तीनों जो है इसको सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर, मतलब कि जैवमंडल कहा जाता है। और यही पर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मिलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मेजर रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज थ्रूआउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर के कौन सी प्रमुख नदी बहती है, ये आपको बताना है कि ठंडे रेगिस्तान से होकर के कौन सी प्रमुख नदी जो बहती है वहां से। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी इंडस मतलब कि सिंधु, और ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडस मतलब कि सिंधु। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो भारत के ठंडे रेगिस्तान मतलब कि लद्दाख से होकर के बहने वाली जो नदी है वो है सिंधु नदी है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच वाले करेक्ट मतलब क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। ये स्टेट मतलब कि राज्य के नाम दिए गए हैं कुछ, और ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। ये ऑप्शन ए देखिएगा, ये दिया है कि तमिलनाडु जो है इसको मैच करना है, तमिलनाडु दिया है। और ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसको ये कहाँ पे ये तुम्हारे मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे, ये आपको बताना है, मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तमिलनाडु जो है ये परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है, इसका परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो देखते हैं तमिलनाडु का यहाँ पे होगा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, कलपक्कम, ये सेकंड वाले से मैच कर जाएगा। सेकंड है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो है तारापुर। तारापुर कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखिए कौन सा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो ये है नरौरा में, ठीक है। और ऑप्शन डी है जो कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा है, ये थर्ड नंबर पे कैगा, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो ये आपका मैच हो गया। तो जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी और सी और डी, ये आपको मैच करना। तो कौन कौन सा मैच हो पाया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए हाँ सी हो जाएगा, देखिए इसको सेकंड मिला और बी वाले का फर्स्ट हो जाएगा और सी वाले का आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन, और डी का थर्ड ऑप्शन मैच हो गया। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए दिया है कि ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, मतलब कि अलवट जो जल है का केवल 1% उपलब्ध है तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है।
और बी कह रहा है कि फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट यूजफुल सब्सटेंस ऑन अर्थ। ऑल ओवर जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है। ये आपको बताना है। पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहने का मतलब है कि ए तथा बी क्या है, दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, बी नहीं कर रहा है। देखिएगा कैसे। जो आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का क्या है, केवल 1% जो है भाग पीने एवं मानवीय उपयोग के लिए मतलब हेतु उपयुक्त है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। जो पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान वस्तु है, क्या है 1% जो मानव उपयोग कर रहे हैं पीने के लिए पानी, वो क्या है उनके लिए बहुत ही मूल्यवान है। और जो लवणीय जल है वो पीने के योग्य क्या है, नहीं आता है। क्या आता है, वो पीने के योग्य नहीं आता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला कह रहा है कि अलवण जो जल है पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है। तो मतलब ये ठीक है, सबसे उपयोगी पदार्थ है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये इसलिए गलत है कि मतलब इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। जो लवणीय जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, उसको नहीं पी सकते। सिर्फ पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल का केवल 1% जो भाग है उपलब्ध है, वो जो मानव के उपयोग हेतु उपयुक्त है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, किंतु लेकिन जो है ए का सही जो स्पष्टीकरण है, जो एक्सप्लेनेशन आर नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग नेम्स। निम्नलिखित नामों पर विचार करें। मिल्पा, लद्दाख, रोका एंड चिरू। मतलब कि मिल्पा जो है, लद्दाख, रोका और चिरू। द एबव नेम्स आर रिलेटेड टू, मतलब कि ऊपर दिए गए नाम किनसे संबंधित है, ये आपको बताना है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और मैंने ये ऐसा क्वेश्चंस करा भी चुकी हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट में, अगर आपने देखा होगा तब। अगर जिन लोगों ने नहीं अभी तक देखा है मेरे प्रैक्टिस सेट को, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे जाएं, विजिट करें। वहाँ पे सीटेट एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट है बाय दीपा यादव, सर्च करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगी। देखिएगा, इस ऑप्शंस दिए हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इंडेंजर्ड स्पाइसीज, मतलब कि स्पेसीज जो स्थानांतरित कृषि और विलुप्त जो प्रजातियां होती हैं। हाँ, और ऑप्शन बी है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड वेराइटिंग ऑफ राइस या पैडी, स्थानांतरित जो कृषि और चावल मतलब कि धान का प्रकार। ऑप्शन सी है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है विलुप्त प्रजातियां। और ऑप्शन डी है कि वैरायटी ऑफ राइस या पैडी, चावल या धान का प्रकार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इंडेंजर्ड स्पाइसीज, मतलब कि स्थानांतरित जो कृषि और विलुप्त प्रजातियां हैं वो क्या है, ये उनके नाम दिए गए हैं। मिल्पा, लद्दाख, रोका, चारू और भी बहुत है, लोगन, एकालीन, मसोले, तावी आदि प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्थानांतरित कृषि एवं विलुप्त प्रजातियों के प्रकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां हैं ये सारे जो नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया है, यह आपको बताना है किसने किया है प्रयोग। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू, जो भारत का वर्णन करते हुए इन अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको कराया है। आपको अगर इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं।
और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब आपका ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं। आपका 20 अगस्त से एग्ज़ाम है ऑफलाइन। आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम अब आपका ऑफलाइन हो गया है, तो आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ और भी अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।